केमिकल काइनेटिक्स का कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट फ्यू लेक्चर के अंदर अपोजिंग रिएक्शन को डिस्कस किया है। और अपोजिंग रिएक्शन में हमने फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लास्ट रीसेंट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है। आज हम काइनेटिक्स ऑफ अपोजिंग रिएक्शन का एक और केस स्टडी करेंगे, जो कि काइनेटिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। काइनेटिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए और बी कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट सी और डी में जा रहे हैं। ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो के एफ है, जबकि ये सी और डी ये बैकवर्ड ए और बी में जा सकते हैं। ये रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो के बी है, यानी रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। हम सपोज करते हैं कि T0 पर A की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो A है, B की इनिशियल कंसंट्रेशन B है, C और D की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है। यानी हमने रिएक्शन को इनिशिएट किया है रिएक्टेंट साइड से और उसमें हमने रिएक्टेंट A की जो कंसंट्रेशन ली है वो स्मॉल a है, रिएक्टेंट B की जो कंसंट्रेशन ली है वो स्मॉल b है। अब कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉसिबिलिटी ये है कि रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B की इनिशियल कंसंट्रेशन नॉन जीरो हो और एक दूसरे के इक्वल हो। एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी कि हम अगर रिएक्शन को C और D से इनिशिएट करते तो फिर C और D की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो नॉन जीरो होती और A और B की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होती। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हम रिएक्शन को A और B की साइड से इनिशिएट करते, लेकिन A और B की इनिशियल कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल ना होती। इस तरह डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन हम सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का सिर्फ वो केस डिस्कस करेंगे जिसमें रिएक्टेंट A की इनिशियल कंसंट्रेशन नॉन जीरो है, जबकि C और D की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है और A और B की इनिशियल कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल है। सो आफ्टर टाइम t A की कंसंट्रेशन A से कम होकर A माइनस एक्स हो जाएगी, B की कंसंट्रेशन B से कम होकर B माइनस एक्स होगी, लेकिन चूंकि A और B एक दूसरे के इक्वल हैं इसलिए ये भी A माइनस एक्स होगी। और प्रोडक्ट C की कंसंट्रेशन एट टाइम t 0 से इंक्रीज करके x हो जाएगी, D की कंसंट्रेशन भी 0 से इंक्रीज करके x हो जाएगी। मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखता हूं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम RF से रिप्रेजेंट करते आए हैं। इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ B। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू ए रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t। चूंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट A और B की अवेलेबल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और A की जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम t वो A माइनस एक्स है और जो B की अवेलेबल कंसंट्रेशन है वो भी A माइनस एक्स है। इसको यूं लिखा जा सकता है RF विल बी इक्वल टू KF। ये A माइनस एक्स और A माइनस एक्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये A माइनस एक्स रेज टू पावर 2 हो जाएगा। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन।
जिसमें आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, जिसके यूनिट मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है। के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। ए माइनस एक्स अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी है एट एनी टाइम टी, और ये अवेलेबल कंसंट्रेशन का के एक्सपोनेंट का जो सम है वो 2 है, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन का ऑर्डर है वो 2 है। इट मींस ये जो के एफ है ये सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, और इसके यूनिट यहीं से निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ए माइनस एक्स के यूनिट आप जानते हैं मोल पर डीएम क्यूब है, जबकि आर एफ के यूनिट मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है। तो इसको रीअरेंज करके आप के एफ निकालें और उसके यूनिट निकालें तो वो डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड आएंगे। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखने लगा हूं। रेट ऑफ बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को आर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। it should be directly proportional to the available concentration of C and available concentration of D. Rate of backward reaction will be equal to a rate constant for backward reaction, जो कि Kb है। C की available concentration at any time T वो x है, D की available concentration भी x है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो rate of backward reaction will be equal to Kb into x square। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, जिसमें सी और डी ए और बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, के बी रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन है, और एक्स अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी है एट एनी टाइम टी, और एक्स की जो पावर है वो 2 है, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। आप नोट करें कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन था उसका ऑर्डर भी 2 है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका ऑर्डर भी 2 है, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए नेट रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखने लगा। नेट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब जानते हैं कि नेट रेट क्या होगा। नेट रेट की डेफिनेशन ये है कि इट विल बी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आर एफ की वैल्यू आर बी से इनिशियली ज्यादा होगी, क्योंकि आपने रिएक्शन को रिएक्टेंट ए और बी की मिक्सचर से इनिशिएट किया है, इसलिए इनिशियली ए और बी के आपस में रिएक्ट करके सी और डी में जाने का जो रेट है वो ज्यादा होगा, और C और D का बैकवर्ड A और B में जाने का जो रेट है वो कम होगा। इसलिए नेट रेट ऑफ रिएक्शन, जो नेट रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन A B से C D की तरफ होगी, इसलिए नेट रेट विल बी इक्वल टू RF माइनस RB। और नेट रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C और D है। तो इसको नेट रेट को यूं लिखा जा सकता है dx ओवर dt is equal to RF minus RB। हमने देखा कि जो RF है वो हमने इसके इक्वल एक्सप्रेस किया है, जबकि जो RB है वो KB into x square है। RF और RB की ये वाली वैल्यूज आप इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट कर दें, यानी dx over dt will be equal to KF into A minus x square माइनस के बी इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जब आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन या अपोजिंग रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं तो उसकी जो कंसंट्रेशन प्रोफाइल है उसको ग्राफिकली यूं रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि अलोंग एक्स एक्सिस आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी लेते हैं, अलोंग वाई एक्सिस आप डिपेंडेंट वेरिएबल कंसंट्रेशन लेते हैं। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए की बात करूं तो T0 पर ये स्मॉल a थी, T0 पर a की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a है, जब T की वैल्यू 0 है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा तो A और B कंज्यूम होंगे, यानी A या B की जो कंसंट्रेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होगी।
हम सपोज करते हैं कि ये कंसंट्रेशन इस तरह से डिक्रीज हो रही है और एक पॉइंट पर पहुंचकर ये वाली जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो जाती है, यानी ये जो कर्व है ये a माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करती है जो कि एक वेरिएबल क्वांटिटी है, जबकि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है t0 पर वो 0 थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज करेगी। लिहाजा अगर मैं x के लिए एक x एज ए फंक्शन ऑफ t कर्व ड्रा करता हूं तो वो यूं बनेगी। ये जो वेरिएबल है वो x है। आप नोट करें कि टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर पहुंचकर ये x भी कांस्टेंट हो गया और ये a माइनस एक्स भी कांस्टेंट हो गया है, यानी अब ये a माइनस एक्स जो है वो a माइनस एक्स ई बन जाएगा और जो x है वो x ई बन जाएगा। क्यों कि ये जो पोजीशन है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। क्यों डायनामिक इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इसलिए है कि इस पोजीशन पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती बल्कि कांस्टेंट हो जाती है, यानी वेरिएबल नहीं रहती। और ये जो कंसंट्रेशन है a माइनस एक्स ई ये a या b की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहलाएगी और ये जो XE है ये प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहलाएगी। सो एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। जो RF है वो KF A माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आपने लिखा था, लेकिन एट इक्विलिब्रियम X जो है वो XE हो जाता है, will be equal to KB into XE square। यहां से मैं KB की वैल्यू निकालने लगा हूं, then KB will be equal to KF A minus XE square divided by XE square। KB की ये वाली वैल्यू आप यहां से इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो फिर नेट रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो यूं होगा dx over dt is equal to kf a minus x square माइनस kb की बजाय हम लिखेंगे kf a minus x e square divided by x e square into x square। kf यहां पर भी मौजूद है और यहां पर भी मौजूद है तो kf कॉमन ले लेंगे। dx over dt will be equal to kf into a minus x whole square divided by 1 minus a minus x e square into x square divided by x e square। इसका आप एलसीएम ले लें। dx over dt will be equal to kf into x e square x e square into a minus x square minus a minus x e square x square। स्क्वायर को आप ओपन कर लें। dx over dt will be equal to kf into x e square into a square plus x square minus 2ax minus a square plus x e square minus 2axe into x square divided by x e square। x e square को इधर मल्टीप्लाई कर दें और माइनस x square को इधर मल्टीप्लाई कर दें, then dx over dt will be equal to kf into
ए स्केयर एक्स ई स्केयर प्लस एक्स ई स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2a एक्स ई स्केयर एक्स माइनस है, ये माइनस एक्स स्केयर को a से मल्टीप्लाई करें, ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस एक्स ई स्केयर एक्स स्केयर माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2a एक्स ई एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स ई स्केयर। अब नोट करें कि एक्स ई स्केयर ये पॉजिटिव है, एक्स ई स्केयर ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें और इसमें ए स्केयर कॉमन है, हम कॉमन निकाल लेंगे। इसमें और इसमें 2a एक्स ई एक्स कॉमन है, वो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो इसको रीअरेंज करें तो इसको यूं लिखा जा सकता है dx ओवर dt इज इक्वल टू kf इनटू a स्केयर एक्स ई स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस 2a एक्स ई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई स्केयर। इसको यूं लिखा जा सकता है dx ओवर dt इज इक्वल टू kf इंटू ए स्केयर, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर है जो कि इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही वाला फार्मूला मैं यहां पर अप्लाई करने लगा हूं, यानी एक्स ई प्लस एक्स इंटू एक्स ई माइनस एक्स, माइनस यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं तो माइनस 2a एक्स ई एक्स इंटू एक्स ई माइनस एक्स। यहां से मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया है कि मैं ये चाहता हूं कि जो ये वाली टर्म है और ये टर्म ये सेम हो जाए और इसको कॉमन लिया जा सके, डिवाइडेड बाय एक्स ई स्केयर। अब इसमें एक्स ई माइनस एक्स यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसको कॉमन लिया जा सकता है, यानी dx ओवर dt विल बी इक्वल टू kf इनटू, तो एक्स ई माइनस एक्स कॉमन ले लें, एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए स्केयर इंटू एक्स ई प्लस एक्स माइनस 2a एक्स ई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई स्केयर। इस ए स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला एक्सप्रेशन यूं बनेगा dx ओवर dt इज इक्वल टू kf इंटू एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए स्केयर एक्स ई प्लस ए स्केयर एक्स माइनस 2a एक्स ई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई स्केयर। आप नोट करें कि ये ए स्केयर है, यहां पर भी ए स्केयर है और यहां ए है, इस सारे में से ए कॉमन लिया जा सकता है, तो वो कॉमन ले लेते हैं, dx ओवर dt इज इक्वल टू kf a ओवर एक्स ई स्केयर, ए मैंने यहां सारे से कॉमन लिया है, ये एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस 2x ई एक्स। यहां से x कॉमन लिया जा सकता है, तो फिर ये एक्सप्रेशन यूं बनेगा dx ओवर dt इज इक्वल टू kf a ओवर x e स्क्वायर
इंटू एक्स ई माइनस एक्स, यहां से आपने x कॉमन लिया है तो ये यूं बनेगा ए एक्स ई प्लस ए माइनस 2x ई, और x मैंने कॉमन लिया है। अब नोट करें कि ये a माइनस 2x ई ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये पूरी डेरिवेशन के दौरान एज ए कांस्टेंट चलेगी। इसको मैं एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूं, यानी मैं यूं कह देता हूं कि a माइनस 2x ई इज इक्वल टू g है। तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन यूं बनेगा dx ओवर dt इज इक्वल टू kfa ओवर x e स्क्वायर इंटू x e माइनस x इंटू ax e plus gx where g is equal to a minus 2xe। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप गौर से देखें तो ये वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है और फिर इंटीग्रेशन की जाती है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दो चीजें वेरिएबल हैं, एक x वेरिएबल है और एक t वेरिएबल है। मैं सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करने लगा हूं और इसको इंटीग्रेट करने लगा, यानी dx ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए एक्स ई प्लस जी एक्स इक्वल टू के एफ a over x e स्क्वायर इंटू डी टी, यानी इस dt को मैं इस साइड पर ले गया हूं और ये जो सारी टर्म थी इसको मैं दूसरी साइड पर ले आया हूं, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इसका भी इंटीग्रल ले लें और इसका भी इंटीग्रल। अब जानते हैं कि इसको इंटीग्रेट करना आसान है, ये इंटीग्रल है और ये डिफरेंशियल है, तो इसका आंसर t आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। जबकि ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप मैथमेटिक्स की एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन ये है कि इसके अंदर जो फंक्शन मौजूद है उसकी फ्रैक्शन बना ली जाती है। तो मैं लिखने लगा हूं कि आपके पास फंक्शन ये है 1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स ए एक्स ई प्लस जी एक्स इक्वल टू ए ओवर एक्स ई माइनस एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स ई प्लस जी एक्स। ए और बी कोई कांस्टेंट है और इनकी वैल्यूज निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप इस साइड पर ले जाएं तो ये यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा और यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो आंसर बनेगा वो मैं इधर लिखने लगा हूं। देन 1 विल बी इक्वल टू ये एक्स ई माइनस एक्स इस एक्स ई माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर रहेगा ए इंटू ए एक्स ई प्लस जी एक्स। जब ये डिनोमिनेटर यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये ए एक्स ई प्लस जी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बी इंटू एक्स ई माइनस एक्स रहेगा। तो ए और बी की वैल्यूज यहीं से निकाली जा सकती हैं और वैल्यूज निकालने का तरीका कार ये होता है कि आप ये एक्स ई माइनस एक्स को इक्वल टू 0 पुट करें और फिर आप ए एक्स ई प्लस जी एक्स इक्वल टू 0 पुट करें, तो ए और बी की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। मैं पहले एक्स ई माइनस एक्स इक्वल टू 0 पुट करने लगा हूं, यानी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पुट करने लगा। जब x इक्वल टू एक्स ई पुट करूंगा तो ये एक्स ई माइनस एक्स ई ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 होगी। देन 1 विल बी इक्वल टू a इंटू ए एक्स ई प्लस जी, और ये x की जगह पर मैं लिखूंगा एक्स ई। देन 1 विल बी इक्वल टू a, यहां से मैं एक्स ई कॉमन ले लूंगा a प्लस जी इंटू एक्स ई। यहां से अगर मैं a निकालता हूं तो ये 1 ओवर a प्लस जी इंटू एक्स ई हो जाएगा।
ये आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा कि आप ए एक्स ई प्लस जी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ए एक्स ई प्लस जी एक्स इक्वल टू 0, यानी जी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स ई और x will be equal to minus axe over g। x की ये वाली जो वैल्यू है ये आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, यानी इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करें। देन 1 will be equal to axe प्लस g, और x की बजाय हम माइनस ए एक्स ई ओवर जी लिखेंगे, इसलिए ये प्लस की बजाय इधर माइनस होगा, और ये g मैंने ऑलरेडी जो इधर मौजूद था वो लिखा है, और x की ये वैल्यू लिखी है ए एक्स ई ओवर जी प्लस बी एक्स ई माइनस है, ये माइनस x है, x की वैल्यू आपने ये निकाली है, इसमें भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू ए एक्स ई ओवर जी आ जाएगी। अब देखें कि ये जी से कैंसिल हो जाएगा, ये ए एक्स ई माइनस ए एक्स ई, तो ये वाली जो टर्म है ये 0 हो जाएगी। देन 1 विल बी इक्वल टू बी, और इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये g आएगा, ये जी एक्स ई प्लस ए एक्स ई हो जाएगा, यानी 1 विल बी इक्वल टू बी, और ये a प्लस जी एक्स ई यहां से कॉमन आ जाएगा डिवाइडेड बाय g। b की जो वैल्यू है वो आएगी g ओवर a प्लस जी इंटू एक्स ई। तो आपने a की भी वैल्यू निकाल ली, आपने b की भी वैल्यू निकाल ली। a और b की ये वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें। तो a की जो वैल्यू थी वो आपने निकाली है 1 ओवर a प्लस जी इंटू एक्स ई, और b की वैल्यू आपने निकाली है g ओवर a प्लस जी इंटू एक्स ई। ये दोनों वैल्यूज आप यहां पर और यहां पर पुट करें, देन 1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए एक्स ई प्लस जी एक्स विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू आपके पास है 1 ओवर a प्लस जी इंटू एक्स ई, जबकि ये 1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स इधर मौजूद है, प्लस b की वैल्यू आपके पास ये है, ये यहां पर पुट करें, यानी g ओवर a प्लस जी इंटू एक्स ई, मैंने b की वैल्यू लिखी है, जबकि इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वन ओवर ए एक्स ई प्लस जी एक्स है। अब नोट करें कि ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये दोनों फैक्टर के अंदर मौजूद है, इसको कॉमन लिया जा सकता है, यानी 1 ओवर ए प्लस जी इंटू एक्स ई कॉमन आ जाएगा, ये 1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स रहेगा, प्लस जी ओवर ए एक्स ई प्लस जी एक्स रहेगा, इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए एक्स ई प्लस जी एक्स। आपको दरअसल इस फंक्शन का इंटेग्रल चाहिए, क्योंकि इधर इस फंक्शन का इंटेग्रल मौजूद है, ये इंटेग्रल आपको चाहिए था, तो मैं दोनों साइड से इसका इंटेग्रल ले लेता हूं, तो फिर ये इसका भी इंटेग्रल होगा, फिर ये इसका भी इंटेग्रल होगा, यानी ये एक ऑपरेटर है जो दोनों साइड्स पे अप्लाई होगा। आपने प्रूव कर दिया कि ये वाला जो इंटेग्रल है ये इसके इक्वल है, लिहाजा इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर ये जो इंटेग्रल है इसको आप इससे रिप्लेस कर दें, यानी इसकी बजाय मैं ये वाली वैल्यू लिखने लगा हूं, तो ये 1 ओवर a प्लस जी इंटू एक्स ई
into integral of 1 over x e minus x into dx plus integral of g over ax e plus gx into dx is equal to, ये के एफ ए ओवर एक्स ई स्केयर है, के एफ ए ओवर एक्स ई स्केयर इंटू इंटेग्रल ऑफ दिस। इसको यूं लिखा जा सकता है कि ये 1 ओवर ए प्लस जी इंटू एक्स ई माइनस 1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू डी एक्स plus integral of g over axe plus gx into dx equal to kfa over xe square into dt। मैंने यहां पर भी माइनस लगाया और यहां पर भी माइनस लगाया, इसलिए कि ये जो xe माइनस x है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx ऑफ x e माइनस x लेता हूं, तो इसका आंसर -1 आता है। क्यों? x का डेरिवेटिव x e कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, ये माइनस आएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, तो इसका आंसर -1 है। इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इसके ऊपर मौजूद होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर भी माइनस लगाया और यहां पर भी माइनस लगाया। सिमिलरली अगर मैं axe प्लस gx का डेरिवेटिव लेता हूं, तो ये axe तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ये g डेरिवेटिव की आउटसाइड पर आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, यानी इस सारे का जो डेरिवेटिव आएगा वो g होगा, वो इसके ऊपर मौजूद है। अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे कि अगर आप इंटीग्रल ऑफ dx लेते हैं तो ये x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता है। इंटीग्रेशन का एक और रूल ये है कि अगर 1 ओवर x हो, इसका आपने इंटीग्रल लेना हो तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता है। लेकिन ये वाला फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इसके ऊपर मौजूद हो। मसलन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, वो इसके ऊपर मौजूद है, तो इसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखते हैं। ये दो रूल या फार्मूले इंटीग्रेशन के मैं यहां पर अप्लाई करने लगा हूं। तो 1 ओवर a प्लस जी इंटू एक्स ई, ये नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद है, तो इसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं, यानी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई माइनस एक्स प्लस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद हो तो उसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स ई प्लस जी एक्स इज इक्वल टू के एफ a over x e square into t plus constant of integration c। इस पर आप लॉग फार्मूला अप्लाई करें, ये लॉग नेगेटिव है, ये लॉग पॉजिटिव है, तो ये 1 over a plus g into x e into natural log of this divided by this a x e plus g x divided by x e minus x, ये log का फार्मूला है। log a माइनस log b, log a ओवर b होता है। इट विल बी इक्वल टू kf a ओवर x e स्क्वायर इनटू t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप जानते हैं कि c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और इसकी वैल्यू इनिशियल कंडीशन यूज करके निकाली जाती है। इनिशियल कंडीशंस क्या थी? जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था तब t की वैल्यू 0 थी और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए थे, यानी प्रोडक्ट की जो नेट कंसंट्रेशन है x वो 0 थी, या रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन 0 थी जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है। ये कंडीशन आप इस पर अप्लाई करें, जहां x है वहां 0 कर दें, जहां t है वहां 0 कर दें। t 0 तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और इधर जहां x है वहां 0 कर दें, तो फिर ये बनेगा 1 ओवर a प्लस जी
इंटू एक्स ई नेचुरल लॉग ऑफ ये एक्स जीरो, तो ये जी एक्स ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये ए एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई रहेगा, एक्स ई से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर सिर्फ ए रहेगा, और टी जीरो तो ये वाली टर्म जीरो, तो सी की ये वैल्यू आएगी। सी की ये वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट कर दें, 1/a प्लस जी इंटू एक्स ई नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स ई प्लस जी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई माइनस एक्स इक्वल टू के एफ ए ओवर एक्स ई स्क्वायर इंटू टी, और सी की आपने ये वैल्यू निकाली है, ये मैं यहां पर पुट करने लगा हूं, तो ये 1/a प्लस जी इंटू एक्स ई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए। जो सी वाली टर्म है, ये वाली टर्म, इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएं और इसमें से 1/a प्लस जी इंटू एक्स ई कॉमन ले लें, यानी 1/a प्लस जी इंटू एक्स ई कॉमन ले लें, नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स ई प्लस जी एक्स ओवर एक्स ई माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए will be equal to kfa over xe square into t। ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए है और ये प्लस लॉग है, तो इस पर दोबारा लॉग फार्मूला अप्लाई करें, और ये a प्लस जी इंटू एक्स ई ये इधर डिनोमिनेटर में है, इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएं और इस पर आप लॉग फार्मूला अप्लाई करें, नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स ई प्लस जी एक्स over a into x e minus x is equal to kfa over x e square into t, और ये a plus g into x e, a plus g into x e, ये x e और ये x e square कैंसिल हो जाएगा, यानी नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स ई प्लस जी एक्स डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ ए ओवर एक्स ई ए प्लस जी इंटू टी। अब ये बात जानते हैं कि ये जो जी है ये दरअसल a माइनस 2xe था, तो g की ये वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, नेचुरल लॉग ऑफ a एक्स ई प्लस जी एक्स ओवर a इंटू एक्स ई माइनस एक्स इक्वल टू के एफ ए ओवर एक्स ई a प्लस जी इंटू टी। जी की वैल्यू मैं पुट करने लगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स ई प्लस जी की वैल्यू आपके पास a माइनस 2xe है, a माइनस 2xe इंटू एक्स डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ ए ओवर एक्स ई ए प्लस जी इक्वल टू a माइनस 2xe है इंटू टी। ये a प्लस ए 2a हो जाएगा, के एफ ए ओवर एक्स ई 2a माइनस 2xe इंटू टी। के एफ ए ओवर एक्स ई 2 यहां से कॉमन लिया जा सकता है, 2a माइनस एक्स ई इंटू टी, यानी नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स ई प्लस a माइनस 2xe इंटू एक्स डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स ई माइनस एक्स इक्वल टू दिस। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन in term of rate constant for forward reaction।
और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, वो कौन कौन सी? उन इंफॉर्मेशन को मैं रिजल्ट की शक्ल में लिखने लगा हूं। मसलन ये कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जिसमें ये एज ए होल डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, और ये इस प्लॉट की स्लोप m है, और ये y इज इक्वल टू mx टाइप एक्सप्रेशन है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लॉट बनाते हैं तो प्लॉट को स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ओरिजिन से पास करना चाहिए। अलॉन्ग x एक्सिस आप t लेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अलॉन्ग y एक्सिस आप ये log वाली टर्म लेंगे, यानी नेचुरल log ऑफ axe प्लस a माइनस 2xe इंटू x डिवाइडेड बाय a इंटू xe माइनस x। ये अलॉन्ग y एक्सिस होगा, ये t अलॉन्ग x एक्सिस होगा, ये जो प्लॉट है स्ट्रेट लाइन होगा। इस प्लॉट की जो स्लोप है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि उसको यूज किया जा सकता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी kf। स्लोप किसके इक्वल होगी? इस इक्वेशन से आपको अंदाजा होगा, ये इस प्लॉट की स्लोप है जो कि इक्वल टू 2kfa ओवर xe इंटू a माइनस xe है। हम क्या निकालना चाहते हैं? हम kf निकालना चाहते हैं। तो kf को इधर रहने दें, बाकी सारा स्लोप की तरफ ले जाएं, यानी स्लोप को आप प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करें और 2a इंटू a माइनस xe पर डिवाइड करें, तो उससे रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन kf की वैल्यू निकाली जा सकती है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज किया जा सकता है kf के यूनिट निकालने के लिए। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप रीअरेंज करें और यहां से kf निकाल लें। kf विल बी इक्वल टू, kf को इधर रहने दें, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये xe ओवर 2a इंटू a माइनस xe इंटू t नेचुरल लॉग ऑफ axe प्लस a माइनस 2xe इंटू x डिवाइडेड बाय a इंटू xe माइनस x। आप नोट करें कि लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस है। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, इसके यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है, इसके यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है, इसके यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है, और इसके यूनिट सेकंड है। ऊपर मोल पर डीएम क्यूब है, नीचे मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर और सेकंड है, तो इससे जो kf के यूनिट आएंगे वो डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड होंगे, जो कि इस बात को इंडिकेट करेंगे कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी k के यूनिट से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रिडिक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी आप ये बता सकते हैं कि अगर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप kf के यूनिट निकालते हैं तो आप बताएंगे कि ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उन अपोजिंग रिएक्शंस के लिए है जिनके फॉरवर्ड रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 है। आपने अभी तक kf की डिटर्मिनेशन सीखी है, लेकिन अगर आपने kb निकालना हो तो फिर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को किस तरह रीअरेंज करना पड़ेगा। यानी मैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना चाहता हूं इन टर्म ऑफ kb इंस्टेड ऑफ kf। इस एक्सप्रेशन को kb की टर्म में लिखने के लिए यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टर्म ऑफ kb, ऐसा करने के लिए मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करता हूं। मैं ये जानता हूं कि एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी के एफ इंटू ए माइनस एक्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू के बी इंटू एक्स ई स्क्वायर है। यहां पर के बी लाने के लिए जरूरी है कि मैं के एफ की वैल्यू के बी की टर्म में निकालूं और फिर यहां पर पुट कर दूं। तो मैं यहां से के एफ निकालता हूं, के एफ विल बी इक्वल टू के बी इंटू एक्स ई स्क्वायर ओवर ए माइनस एक्स ई स्क्वायर। ये मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन से के एफ की वैल्यू निकाली है। ये वाली वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट कर देता हूं। देन नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स ई प्लस ए माइनस 2xe इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स ई माइनस एक्स will be equal to 2a over xe into a minus xe into t, और kf की बजाय मैं लिखूंगा kb xe square over a minus xe square। ये XE और ये XE स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये A माइनस XE और ये A माइनस XE स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2A KB XE डिवाइडेड बाय A माइनस XE इंटू T इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ AXE a minus 2xe into x divided by a xe minus x। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लॉट बनाते हैं तो प्लॉट फिर भी स्ट्रेट लाइन होगा, सेम वेरिएबल के दरमियान बनेगा लेकिन स्लोप डिफरेंट होगी। नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स ई प्लस a माइनस 2xe इंटू एक्स डिवाइडेड बाय a इंटू xe माइनस x versus t will be straight line passing through the origin and slope of the plot will be equal to, यानी ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये इस प्लॉट की स्लोप m है और ये y इज इक्वल टू mx टाइप एक्सप्रेशन। स्लोप किसके इक्वल होगी 2a xe kb ओवर a माइनस xe। हम kb निकालना चाहते हैं तो स्लोप को रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करें और 2a xe पर डिवाइड कर दें, तो यहां से रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है। यहां से आप के बी के यूनिट भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा और यहां से के बी निकालना पड़ेगा। मैं के बी को इधर रहने देता हूं, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पर ले जाता हूं। देन के बी विल बी इक्वल टू a माइनस XE over 2axe into t natural log of axe plus a minus 2xe into x divided by a into xe minus x। लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है उसके कोई यूनिट नहीं है। के बी के यूनिट यहां से निकाले जाएंगे, इसके यूनिट मोल पर डीएम क्यूब हैं, ये भी मोल पर डीएम क्यूब हैं, ये भी मोल पर डीएम क्यूब हैं और ये सेकंड है, तो के बी के यूनिट बनेंगे डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड, जो इस बात को इंडिकेट करेंगे कि जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उस अपोजिंग रिएक्शन के लिए है जिसमें बैकवर्ड रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आपने के एफ निकाल लिया है और आपने के बी निकाल लिया है तो इस के एफ और के बी से एक और यूजफुल पैरामीटर निकाला जा सकता है
जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। यानी आप ये जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, कैपिटल के इक्विलिब्रियम, ये इक्वल है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अगर आपने के एफ की डिटर्मिनेशन उस मेथड से कर ली है और के बी की डिटर्मिनेशन भी ग्राफिकल मेथड से कर ली है, तो इन दोनों की रेशो से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस अपोजिंग रिएक्शन निकाला जा सकता है। यहां से आप इसके यूनिट भी निकाल सकते हैं, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने के एफ के यूनिट निकाले डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड, आपने के बी के यूनिट निकाले डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड। ऊपर और नीचे दोनों यूनिट सेम हैं, तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। यानी अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का ऑर्डर सेम हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन निकालने का एक और मेथड भी है, और वो मेथड है कि आप इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करें तो भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और वो क्या है, आप जानते हैं कि एट stage of equilibrium rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, यानी kf into a minus xe square will be equal to kb into xe square। इसको रीअरेंज करें तो ये kf over kb will be equal to xe square over a minus xe square। ये जो kf over kb है ये दरअसल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इक्वल होगा xe स्क्वायर ओवर a माइनस xe होल स्क्वायर। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप गौर से देखें तो ये जो xe स्क्वायर है ये दरअसल प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का स्क्वायर है और ये रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। इन दोनों की रेशो से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। और ये वाली वैल्यूज आप कैसे निकालेंगे, आप रिएक्शन को इनिशिएट करें और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मेजर करते जाएं। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी करना बंद कर दे, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाए, तब रिएक्शन वेसल से सैंपल निकालें, उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन मेजर करें, उनका स्क्वायर लें और उसकी रेशो लें, तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये अपोजिंग रिएक्शन का लास्ट केस था। हमने अपोजिंग रिएक्शन के डिफरेंट केसेस डिस्कस किए हैं, और भी कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन उन सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना मुमकिन नहीं है। वो साहिर ने कहा था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो अपोजिंग रिएक्शन को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल रिएक्शन की बात करेंगे।